कभी कभी हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो धर्म है या अधर्म है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं उदित गुप्ता आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो साल था 1939 जब हिटलर की जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी और उसी टाइम एक प्रोजेक्ट जिसका नाम मैनहट्टन था वो उसकी स्थापना हुई, वो शुरू किया गया। यह प्रोजेक्ट 1942 में शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की पीछे की कहानी को जान लेते हैं। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस टाइम जर्मन के साइंटिस्ट एक रिसर्च कर रहे थे जिसमें वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की फिराक में थे, वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहे थे। और जैसे ये खबर अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट, उसमें से हमारे एक फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे, उन्हें पता लगी तो उन्होंने उस टाइम के करंट यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस लेटर से प्रभावित होकर उस टाइम के करंट यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट मैनहट्टन। प्रोजेक्ट मैनहट्टन का मेन पर्पस था एक रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट करना ताकि एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सके और साथ ही साथ एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ऑपरेशन एल्सॉस, जो कि जर्मन के जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में स्पाइंग करना और उनका अपडेट रखना कि उनका न्यूक्लियर वेपन जो बन रहा है वो किस स्टेज तक पहुंच चुका है और उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। उसके लिए उन्होंने एक अलग सी टीम बना रखी थी और प्रोजेक्ट मैनहट्टन को लीड कर रहे थे जाने माने फेमस फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एट द एज ऑफ 39 ईयर की एज में उन्हें यह रोल मिला ताकि वो डायरेक्ट कर सके मैनहट्टन प्रोजेक्ट को और इस रोल ने उन्हें बहुत फेमस कर दिया अमेरिका में। उन्हें बहुत ज्यादा प्रशंसा और प्यार मिला अमेरिका की जनता से और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद इनका बिल्कुल वैसा ही हाल था जैसा अर्जुन का कुरुक्षेत्र की रणभूमि में था। वो जितना ज्यादा खुश थे अपने प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर उतना ही ज्यादा वो डर रहे थे बम के द्वारा किए गए विध्वंस से, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ये बम जो उन्होंने बनाया है ये कितना ज्यादा विध्वंस कर सकता है। हां जी, मैं बात कर रहा हूं वो न्यूक्लियर वेपन जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। आइए बात करते हैं ओपेनहाइमर की कुछ शुरुआती लाइफ के बारे में। तो 17 साल की उम्र में ये ओपेनहाइमर, जो कि एक इमाइग्रेंट थे, जो कि जर्मनी से आए थे अमेरिका में, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एडवांस फिजिक्स पढ़ने के लिए रुचि दिखाई और इस अपने एडवांस फिजिक्स के इंटरेस्ट को दिखाने के लिए उन्होंने प्रोफेसर्स को कुछ बुक्स और कुछ पेपर्स के नाम बताए जो उन्होंने पढ़ रखे थे। हैरानी की बात यह है, प्रोफेसर्स ने जब यह सुना कि उन्होंने ये बुक्स या ये पेपर्स को पढ़ा हुआ है तो उन्होंने कहा कि बेशक हो सकता है कि इस लड़के यानी ओपेनहाइमर ने ये बुक ना पढ़ी हो, ये पेपर्स ना पढ़े हो, लेकिन क्योंकि इसे इस बुक और इस पेपर के नाम पता है तो इसे पीएचडी ही दे देनी चाहिए, क्योंकि वो पेपर्स और वो बुक इतनी ज्यादा फेमस थी कि उसके बारे में जान पाना या उसको पढ़ पाना उतना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने 22 साल की उम्र में वो यूरोप चले गए। यूरोप जाने का उनका मकसद था वहां पर जाकर के क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर पाना। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें खाली रिजेक्शंस हाथ लगी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। उन्हें पहले तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की जो लैब से उन्हें पहला रिजेक्शन मिला, उन्हें थोड़े टाइम बाद जे थॉमसन की लैब में थोड़ा सा जगह मिला, लेकिन वहां पर भी वो कुछ खासा काम नहीं कर पाए और काफी ज्यादा फेलियर्स और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले और अल्टीमेटली उन्हें एक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया यानी वो पागलपन का शिकार हो चुके थे। लेकिन ये बुरा दौर ज्यादा दिन तक नहीं चला और उन्हें जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन से इनविटेशन आया उस टाइम के क्वांटम फिजिक्स के पायनियर मैक्स बॉर्न के द्वारा। और वहां पर पहुंचने के बाद हमारे ब्रिलियंट ओपेनहाइमर ने वहां पर अपनी रिसर्च को एक ही साल के अंदर खत्म कर लिया और एक साल के अंदर अपनी पीएचडी को अचीव कर लिया। जर्मनी से लौटने के दौरान उन्हें एक बीमारी ट्रेंच डायसेंट्री हो गई, जिस वजह से वो हार्वर्ड नहीं पहुंच पाए टाइम पर और उस वजह से वो क्वांटम फिजिक्स में वो अपना जो भी एक कंट्रीब्यूशन था जो वो दे सकते थे वो नहीं दे पाए और इसका उन्हें हमेशा से अफसोस रहा, क्योंकि उस टाइम फिजिक्स इतनी ज्यादा तेजी से डेवलप कर रही थी कि उस टाइम 1 या 2 साल का गैप एक जनरेशन के गैप के बराबर हो चुका था। उस टाइम क्वांटम फिजिक्स बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व हो रही थी और इस चीज का अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहा। और उसके बाद उन्होंने जो है मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हैंडल किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जब वो हैंडल कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहला टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन का, जो था ट्रिनिटी टेस्ट, जो कि न्यू मैक्सिको के से 56 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट में हुआ था।
ट्रिनिटी टेस्ट एक सक्सेसफुल टेस्ट था जो कि एटमॉस्फेयर में परफॉर्म किया गया था, और उस टाइम उससे जो बादल बने, उस वेपन के या उस बम के फटने से जो बादल बने, उसको मशरूम क्लाउड कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो क्लाउड बन रहा है ये बिल्कुल मशरूम जैसा बन रहा है, तो इस क्लाउड को मशरूम क्लाउड कहा गया। और ट्रिनिटी टेस्ट से पहले उन्होंने अपने साथ काम करने वाले कलीग से गीता का एक श्लोक बोला था, उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। उन्होंने कहा था कि युद्ध में, जंगल में, पहाड़ों की ढलान पर, अंधेरे विशाल समुद्र पर, भालों और तीरों के बीच, नींद में, उलझनों में और शर्म की गहराइयों में हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। और टेस्ट के होने के बाद जब उन्होंने उस बम के द्वारा किए गए विध्वंस का आकलन किया तो वो अंदर से टूट गए, और उन्होंने गीता का एक और श्लोक बोला और उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु हूं, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और वो समझ रहे थे कि ये बम जो एक सक्सेसफुल मिशन रहा उनके लिए, ये आगे चल के कितना विध्वंस करने वाला है, कितनी जानें लेने वाला है। और इसका असर हमें देखने को भी मिला हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके बाद वो बिल्कुल वॉर के अगेंस्ट हो गए। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी और उसके बाद उन्होंने भागवत गीता पढ़ी। भागवत गीता से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और साथ ही साथ उन्होंने वेद को और कालिदास की मेघदूतम को भी पढ़ा। वो भागवत गीता से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो अपने साथ अपने डेस्क पर हमेशा उसे लिए रहते थे, और उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन कॉपीज भी बनवाई हुई थी जो वो अपने कलीग्स वगैरह को देते थे। उनके जो साथ में जुड़े हुए उनसे कलीग थे, उनकी वाइफ, उनके जो भी स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे। और खुद ओपेनहाइमर भी जो थे उन्होंने काफी ज्यादा डोनेशंस वगैरह करी थी कम्युनिस्ट पार्टी को, जिसकी वजह से वो एफबीआई के प्राइम सस्पेक्ट हो गए और उन्हें सर्विलेंस पर रख दिया गया। और फाइनली एक कोर्ट हियरिंग के दौरान जो कि 1954 में हुई थी, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस उनसे ले लिया गया। इसका मतलब अब वो किसी भी गवर्नमेंट टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रह सकते, ना ही गवर्नमेंट की किसी भी चीजों में इंटरफेयर कर सकते हैं। जब वो 63 इयर्स के थे तो उनको थ्रोट कैंसर हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और वो साल था 1967। और उस दिन देश ने, या ये कहिए विश्व ने, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट को खो दिया। और रिसेंटली जो बाइडेन की सरकार ने उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस सम्मान के तौर पर उनको वापस कर दिया है। अभी रिसेंटली क्रिस्टोफर नॉलन की एक मूवी आई है हमारे ओपेनहाइमर के ऊपर ही, जिसको लेकर के भारत में भी काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, क्योंकि वहां पर इस मूवी के अंदर एक इंटीमेट सीन के दौरान एक भागवत गीता के श्लोक जो है वो चल रहा है, जिसको लेके काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने काफी कुछ जाना होगा इस वीडियो के थ्रू। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।